गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो सॉलिड स्टेट को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। लास्ट वाले लेक्चर में हम लोग क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन को डिस्कस किए थे। उसमें 2 टाइप का हम पॉसिबिलिटी लिए थे, एक स्क्वायर क्लोज पैकिंग का और एक हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का। 2 टाइप का पॉसिबिलिटी हम लोग लिए थे। याद रखना है एक पॉइंट, और हेक्सागोनल जो स्क्वायर क्लोज पैकिंग हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे, स्क्वायर क्लोज पैकिंग, वो स्क्वायर क्लोज पैकिंग में क्या होता था कि एक स्फीयर की सराउंडिंग में 4 स्फीयर होता था, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता था। एक बात याद रखना है कि जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होता है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इज मोर इफिशिएंट देन स्क्वायर क्लोज पैकिंग। इस चीज को याद रखना है। जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होता है, इस चीज को याद रखना है कि जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होगा वो स्क्वायर क्लोज पैकिंग से ज्यादा एफिशिएंट होता है। मतलब सेम साइज का स्फीयर को अगर हम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में रखेंगे और उसी स्फीयर को स्क्वायर क्लोज पैकिंग में रखेंगे तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग लेस इफिशिएंट होगा। मतलब उसका जो पैकिंग होगा, स्क्वायर क्लोज पैकिंग वाला, स्क्वायर क्लोज पैकिंग का जो पैकिंग होगा वो कम होगा, वॉइड ज्यादा बचेगा, जबकि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में पैकिंग ज्यादा होता है। इस चीज को याद रखना है। याद भी रख सकते हैं कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में कितना पैकिंग होता है, तो 60.4% होता है, और स्क्वायर क्लोज पैकिंग में जो पैकिंग होता है वो 52.4% होता है। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में जो पैकिंग होता है, कितना परसेंट पार्ट पैक्ड है, तो वो 60.4% होता है, जबकि स्क्वायर क्लोज पैकिंग में 52.4% होता है। नाउ अब हम कंटिन्यू करते हैं क्लोज पैकिंग 3 डायमेंशन में। 3 डायमेंशन में क्लोज पैकिंग कैसे होता है उसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो इसमें हम पहला पॉसिबिलिटी ले रहे हैं, क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन में जो पहला पॉसिबिलिटी ले रहे हैं वो ले रहे हैं 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैक्ड लेयर। 2D स्क्वायर क्लोज पैक्ड लेयर, ये हम लोग काम कर चुके थे लास्ट वाले लेक्चर में। 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग के हेल्प से हम उसको 3D में कन्वर्ट करेंगे। जैसे यहाँ पे पहले से हमने कुछ स्फीयर को ड्रॉ किया है, अब हम लोग इसमें थोड़ा एक और बनाते हैं। यहाँ पे ये है हमारा, दिस इज स्क्वायर क्लोज पैकिंग। अभी तो ये 2D है, 2D इसलिए है क्योंकि ये स्फीयर के सेंटर को मिलाएंगे तो एक्स एक्सिस बनेगा, और यहां से ऐसे मिलाएंगे तो वाई एक्सिस बनेगा। तो ये 2D, 2 डायमेंशनल एक प्लेनर स्ट्रक्चर। अब हमको इसको 3D में कन्वर्ट करना है, तो जितने भी इसमें स्फीयर है उन सारे, ये वाला जो लेयर दिख रहा है उसके ऊपर में हम स्फीयर को यहां पे रखेंगे। दिखाना डिफिकल्ट है लेकिन आप लोग समझ सकते हैं कि ये जो लेयर है इसके जस्ट ऊपर में एक और लेयर बनाएंगे, उसके ऊपर में और भी लेयर हम लोग बना सकते हैं। तो ये वाला जो लेयर होगा और इसके ऊपर में जो लेयर बनेगा वो दोनों आइडेंटिकल होगा। तो पहला बात याद रखना है कि इसको हम लोग बोलेंगे ए टाइप अरेंजमेंट। ए टाइप अरेंजमेंट क्यों बोल रहे हैं ए टाइप अरेंजमेंट हम लोग इसको? क्योंकि जैसा ये वाला लेयर है, इसके ऊपर जो बनने वाला लेयर होगा एकदम जस्ट आइडेंटिकल होगा, इसलिए हम लोग इसे ए टाइप अरेंजमेंट बोलते हैं। रहा बात यहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द स्फीयर, कितना होगा स्फीयर का कोऑर्डिनेशन नंबर? तो देखिए यहां पे अगर 2D में चेक करें तो ऑलरेडी हम लोग लास्ट क्लास में ये डिस्कस किए थे, लास्ट वाले लेक्चर में, कि इसके कांटेक्ट में कितना है, 4 है, 1 2 3 4। इसके ऊपर में जब हम स्फीयर को रखेंगे, जस्ट इसके ऊपर में स्फीयर को रखेंगे, तो
ये वाला भी इसके ऊपर भी कांटेक्ट में आएगा। हम 3D अरेंजमेंट का बात करते हैं तो इसके बहुत सारे लेयर होगा और सारा का सारा लेयर क्या होगा, आइडेंटिकल होगा। जैसा ये वाला लेयर है, इसके ऊपर बनने वाला लेयर जो होगा वो आइडेंटिकल होगा, फिर उसके ऊपर में बनने वाला लेयर आइडेंटिकल होगा, तभी तो हम उसको ए टाइप अरेंजमेंट बोल रहे हैं। तो जब भी कोऑर्डिनेशन नंबर चेक करना है 3 डायमेंशन में, तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, उसके अपने वाले लेयर में देखेंगे कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, इसके ऊपर में कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, उसके नीचे में कितने नंबर एटम्स हैं। तो मान लीजिए एग्जांपल के लिए ये लेयर तो बहुत सारा इनफिनाइट होगा, उसमें से किसी एक बीच वाले मिडिल वाले लेयर को हम कंसीडर करते हैं। मान लेते हैं ये मिडिल वाला लेयर है, तो इसके अपने कांटेक्ट में 1 2 3 4 एटम्स है, इसके जस्ट ऊपर एक और एटम होगा 5 होगा, और इसके जस्ट नीचे एक और एटम होगा 6 होगा। दैट मींस कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द स्फीयर का अगर हम लोग बात करें तो 6 होगा। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 6 होगा। नेक्स्ट, अगर हम लोग ये हमारे पास स्फीयर है, इसके सेंटर को हम आपस में ऐसे मिलाते हैं, तो इसके मिलाने के बाद एक स्क्वायर बना, और इसके ऊपर वाला जो आइडेंटिकल लेयर ए है उसके ऊपर वाले के सेंटर को हम आपस में मिलाएंगे तो वहां भी स्क्वायर मिलेगा, और इसको आपस में ऐसे प्रोजेक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, क्यूब बनेगा। तो थर्ड पॉइंट लिख सकते हैं हम लोग सिंपल, और वो क्यूब कैसा होगा, उसमें क्यूब कैसा होगा 1 2 3 4, और ऊपर में 1 2 3 4 सबको आपस में हमने कनेक्ट कर दिया तो एक क्यूब बनेगा। यूनिट सेल जिसको हम लोग बोलेंगे, तो लिख सकते हैं हम लोग सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल इज फॉर्म्ड। यहां पे क्या बनेगा, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बनेगा। डिफरेंट लेयर, दो लेयर को आपस में कनेक्ट करते हैं स्फीयर के सेंटर को, तो एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बनेगा। यहां पे हम देखते हैं वो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कैसा बनेगा। नीचे वाला लेयर जो होगा वो कुछ ऐसा है हमारा, ये है हमारा, और इसके ऊपर में ऐसा रहेगा। ये हमारे पास मान लेते हैं ये नीचे वाला लेयर है, इस पे हमने 4 पार्टिकल को रखा, यहां पे हमने ये 4 पार्टिकल को रखा, ये वाला 1 2 3 4, इसके ऊपर में 1 2 3 4। अब इसको हम कनेक्ट कर देते हैं, तो ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बनता है। यहां से भी चेक कर सकते हैं कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, पहले भी हम बता चुके हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर को डिटेल में डिस्कस किया है। यहां से भी चेक कर सकते हैं, देखिए इसके कांटेक्ट में ये है 1, इसके कांटेक्ट में ये एक और है 1, इसके कांटेक्ट में ये एक 1 3 तो ऑलरेडी हम लोगों को दिख रहा है। अब अगर हम बात करें एक और यूनिट सेल इधर से लाएंगे तो इसके कांटेक्ट में ये रहेगा, एक ऊपर से आएगा वो भी इसके कांटेक्ट में रहेगा, ऊपर वाला भी कांटेक्ट में रहेगा, और एक और पीछे से आएगा वो भी इसके कांटेक्ट में रहेगा। यहां से 1, यहां से 2, फिर यहां से 3, फिर ये 4, ये 5, ये 6। तो लिख सकते हैं हम लोग सिंपल यूनिट सेल बनेगा। और यहां से भी देख सकते हैं जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो कितना होगा, 6 होगा। 6 इज द कोऑर्डिनेशन नंबर। तो ये पहला अरेंजमेंट हमारा रहा। क्लोज पैकिंग 3 डायमेंशन कैसे फॉर्म होगा, 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैक्ड लेयर से, ये हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए। अब बाकी सारा काम हम लोग पहले ही कर चुके हैं। 52% स्पेस ऑक्युपाइड रहता है स्फीयर से, और रेस्ट 48% इसमें क्या होता है, वॉइड होता है सिंपल क्यूबिक में। अब हम बात करने वाले हैं 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग हम लोग बनाएंगे 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड लेयर से। ये कैसे बनाएंगे इसको थोड़ा समझते हैं। कैसे हम लोग 2 डायमेंशनल स्क्वायर हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड लेयर से बनाएंगे 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। क्या देखिए, ये हमारे पास स्फीयर है, आइडेंटिकल साइज का होना चाहिए, ये स्फीयर। अब हमें हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बनाना है, तो ये दोनों के कांटेक्ट से होता हुआ ये स्फीयर होगा, ये दोनों के कांटेक्ट से, फिर इसके कांटेक्ट से, फिर ये वाले के कांटेक्ट से, फिर ये वाले के कांटेक्ट से, ये हमारे पास बना।
किसी एक के कांटेक्ट में कितना स्क्वायर है, किसी को भी हम लोग ले लें, किसी को भी ये 20 से उठा लें तो एक के कांटेक्ट में ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। एक पॉइंट तो पहले बता चुके हैं कि स्क्वायर क्लोज पैकिंग से ज्यादा एफिशिएंट होता है कौन, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ठीक है, अब ये 3D में, अभी तो ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग 2D में है, इसको हम 3D में कैसे बनाएंगे इसको समझते हैं। मान लेते हैं मेरे पास ये लेयर है, इस लेयर को हमने नाम दे दिया A। अब ऑलरेडी हम लोग लास्ट वाले लेक्चर में ये डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ पे दो टाइप का वॉइड बनता है हमारे पास, ये वॉइड जिसका एपेक्स अपवर्ड है और नीचे वाला जिसका अपेक्स डाउनवर्ड है, फिर ये अपवर्ड अपेक्स वाला वॉइड है, फिर ये डाउनवर्ड अपेक्स वाला वॉइड है, फिर ये अपवर्ड डाउनवर्ड अल्टरनेटिवली चलता है। अब हम करते क्या है, यहाँ पे समझना है, ये जो डाउनवर्ड अपेक्स वाला मेरे पास जो वॉइड दिख रहा है, ये डाउनवर्ड अपेक्स वाला वॉइड, इसको स्फीयर लेते हैं और इसको बंद करते हैं। ये भी डाउनवर्ड अपेक्स वाला वॉइड है, स्फीयर लेकर हमने बंद किया। ये डाउनवर्ड अपेक्स वाला वॉइड है तो ये स्फीयर लेकर हम बंद करते हैं इसको। ये भी मेरे पास डाउनवर्ड अपेक्स वाला वॉइड है, ये भी स्फीयर लेकर हमने इसको क्लोज किया। नाउ ये भी मेरा डाउनवर्ड अपेक्स वाला वॉइड है तो स्फीयर लेकर इसे भी क्लोज करते हैं। ये भी डाउनवर्ड अपेक्स का वॉइड है, स्फीयर लेकर क्लोज किया। दिस इज आल्सो डाउनवर्ड अपेक्स वॉइड। फिर ये मेरे पास डाउनवर्ड अपेक्स वॉइड है, डाउनवर्ड अपेक्स वॉइड। अब थोड़ा देखना है, ये तो कंफर्म है कि अगर ये सबसे नीचे वाला जो ब्लैक वाला बॉल है, ब्लैक वाला बॉल से जो ये लेयर बना, अगर हमने उसको ए लेयर नाम दिया तो ये वाला लेयर जो होगा उसको हमें बी नाम देना पड़ेगा क्योंकि उससे ये थोड़ा अलग है। अब जरा देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे जरा देखिए, जो बी लेयर वाला जो वॉइड दिख रहा है, बी लेयर जो है, लेयर ए ब्लैक है और लेयर बी ब्लू बॉल, ये लेयर बी है। अब जो ब्लू वाला जो बॉल है उसके ऊपर में देखें तो वहां पे भी वॉइड बना हुआ है। देखिए, एक ये वाला वॉइड जिसको हम डॉट से दिखा रहे हैं और ये वाला वॉइड जिसको हम क्रॉस से दिखा रहे हैं, इसको समझिएगा। ये डॉट वाला जो वॉइड है ये कितने के कांटेक्ट से बना, तो इसका आंसर होगा ये 4 बॉल के कांटेक्ट से बना, 1 ब्लैक एंड 3 ब्लू, 1 2 3 4। और ये जो क्रॉस वाला वॉइड है वो कितने के कांटेक्ट से बना, तो 6 के कांटेक्ट से बना, 1 2 3 ब्लैक एंड 1 2 3 ब्लू। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लेयर ए हमने हमारे पास था, उसके ऊपर में हमने लेयर बी, उसके ऊपर में हमने जो डाउनवर्ड अपेक्स वाला जो वॉइड था उसके ऊपर में हमने एक न्यू लेयर बनाया जो पहले वाले लेयर से अलग है, जिसको हम नाम दे रहे हैं बी। अब बी वाला जो लेयर है ब्लू कलर का बॉल से जो इसको हम शो कर रहे हैं, उसके ऊपर में देखें, बी लेयर के ऊपर में देखें तो हमें 2 टाइप का वॉइड दिखाई पड़ेगा, एक ये और एक ये। इसको ऐसे समझ सकते हैं, अगर ये वाले वॉइड, ये जो डॉट वाला वॉइड है, इसके ऊपर में बॉल, इसके ऊपर में अगर ये पेन को रखें तो ये मेरा पेन नीचे ये वाले बॉल पे जाके रुक जाएगा। बट अगर ये क्रॉस वाला वॉइड पे अगर हम पेन के रखें तो ये पेन नीचे चला जाएगा, क्योंकि ब्लू वाला और ब्लैक वाला ये दोनों का यहाँ पे एम्प्टी स्पेस है, खाली जगह है। तो जो 4 के कांटेक्ट से बना, जो 4 के कांटेक्ट से बना, फिर से हम लोग इसको बाहर करते हैं, जो 4 के कांटेक्ट से बना, हमारे पास एक ब्लैक है और इसके ऊपर में 3 ब्लू है। ये बना, तो इसको हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड। दिस इज टेट्राहेड्रल वॉइड। नाउ जो 6 बॉल के कांटेक्ट से बना उसको समझते हैं हम लोग। ये 4 के कांटेक्ट से बना टेट्राहेड्रल वॉइड, और ये जो क्रॉस वाला जो बना वो 6 के कांटेक्ट से बना। कैसे बना देखिए, ये हमारे पास बॉल था ऐसा, और इसके ऊपर में हमने
कुछ ऐसा रखा। ये है सेकेंड वन, ये बना। तो वो ऊपर डॉट वाला है और ये दिखा रहे हैं हम लोग क्रॉस से, दिस इज क्रॉस। तो ये जो क्रॉस वाला जो वॉइड बना, ये डॉट वाला टेट्राहेड्रल और ये जो क्रॉस वाला वॉइड बना, इसको हम कह रहे हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ये टेट्राहेड्रल वॉइड है, ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। ये टेट्राहेड्रल वॉइड किसके कितने के कॉन्टेक्ट से बना? द वॉइड क्रिएटेड बाय 4 स्फीयर। स्फीयर इन कॉन्टैक्ट। ये ऑक्टाहेड्रल जो वर्ड बना, इसको बोल सकते हैं द वॉइड्स क्रिएटेड बाय 6 स्फीयर इन कॉन्टैक्ट। 6 स्फीयर के कॉन्टैक्ट से बनने वाला वॉइड को हम बोल रहे हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड, और 4 स्फीयर के कॉन्टैक्ट से बनने वाला वॉइड को हम क्या बोल रहे हैं? टेट्राहेड्रल वॉइड बोल रहे हैं। इस चीज को याद रखना है। अब ये आगे हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ऑक्टा का मतलब 8 होता है, पर यहाँ बॉल 6 है, ऑक्टाहेड्रल क्यों बोलते हैं ये तो समझ में आता है। टेट्रा का मतलब 4 बॉल के कांटेक्ट से जो वॉइड बना, टेट्राहेड्रल है। ऑक्टा का मतलब 8 होता है, तो यहाँ बॉल तो 6 ही है, फिर क्यों है? लेकिन हम लोग सारे को कनेक्ट करें तो 8 फेस वाला एक ऑक्टाहेड्रोन बनता है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो यहाँ पर दिख रहा है, उनको सारे को हम जब आपस में कनेक्ट करेंगे, जब हम ये रेडियस रेशियो निकालेंगे तो वहां पे बताएंगे। तो एक 8 फेस वाला ऑक्टाहेड्रॉन बनता है, बट उसका कॉर्नर का अगर बात करें तो टोटल 6 ही कॉर्नर होता है जहां पे हम एटम को रख सकते हैं, इसीलिए हम लोग उसको ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहते हैं। वो तो बात का बात है। अभी फिलहाल याद रखिए कि एक ब्लैक ऊपर में 3 ब्लू, मतलब 4 बॉल के कांटेक्ट से बनने वाला वॉइड टेट्राहेड्रल है, और 3 ब्लैक और 3 ब्लू उसके कांटेक्ट से बनने वाला जो वॉइड है वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। ठीक है, और ये भी याद रखना है कि यहाँ पे जो ट्रायंगुलर बनता है, ये ट्रायंगल जो बना, ये देखिए ब्लैक वाले के हेल्प से जो ट्रायंगल बना, ये कुछ ऐसा होगा, और जो ब्लू वाले के कांटेक्ट से जो ट्रायंगल बनेगा, ये ब्लू के कांटेक्ट से, ये देखिए ये ब्लू के कांटेक्ट से जो ट्रायंगल बनेगा वो कुछ ऐसा होगा, मतलब कुछ ऐसा है, ये ऐसा होगा, और फिर अगर हम बात करें तो कुछ ये ऐसा होगा, जस्ट अपोजिट। यहीं से पता चल जाता है, इसको प्रोजेक्शन लेंगे पता चल जाएगा कि टोटल 8 फेसेस मिलेगा। ठीक, टेट्राहेड्रल वॉइड ये वाला जो ब्लैक वाला दिख रहा है, ये सिर्फ इसी को देखना है। ये टेट्राहेड्रल वॉइड है हमारे पास, जो ब्लैक वाला दिख रहा है ये टेट्राहेड्रल वॉइड है। लेयर ए हमारे पास है, लेयर बी हमने देखा, लेयर ए से अलग था। अब ऑक्टाहेड्रल को नहीं देखना है, ऑक्टाहेड्रल जो 6 के कांटेक्ट से बना उसको नहीं देखना है, सिर्फ 4 के कांटेक्ट से बना जो टेट्राहेड्रल उसको देखते हैं। तो जो हमारे पास टेट्राहेड्रल वॉइड है, उसके ऊपर में अगर हम स्फीयर को लाके रखें, ये टेट्राहेड्रल वॉइड जहां दिख रहा है वहां पे अगर स्फीयर को लाके रखें, तो ये ए वाला इस वाले लेयर को एकदम एग्जैक्टली कॉपी करेगा। सिमिलरली यहां पे टेट्राहेड्रल वॉइड ये वाले पे अगर हम स्फीयर को लाकर रखें तो ये एग्जैक्टली कॉपी करेगा, फिर से ये एग्जैक्टली कॉपी करेगा, ये कॉपी करेगा। आप समझ सकते हैं, यहां पर अगर हम लाकर, ये लेयर ए है हमारा ब्लैक, ब्लू लेयर बी है, बी लेयर के ऊपर में जो ये वॉइड बन रहा है टेट्राहेड्रल, जिसको हम डॉट से दिखा रहे हैं, उसके ऊपर में बॉल को रखें तो ये सबसे नीचे वाला ए का कॉपी करेगा। इसीलिए पहला बात तो हम लोग इसको बोलते हैं, क्या बोलेंगे? ए बी टाइप अरेंजमेंट। ये अरेंजमेंट को क्या नाम दिया जाता है? ए बी टाइप अरेंजमेंट। मतलब क्या हुआ? ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है। तो इसका मतलब क्या? कौन किसको कॉपी कर रहा है?
फर्स्ट थर्ड का कॉपी कर रहा है, फिर सेकेंड, यहां देखिए ये सेकेंड है, ये फर्स्ट है, फिर सेकेंड है, फिर ये फर्स्ट आया, फिर सेकेंड आया, इस तरह से चलता चला जाएगा। तो फर्स्ट लेयर अगर हम देखें पूरा तो ये पहला थर्ड वाला का कॉपी कर रहा है, सेकेंड वाला फोर्थ का कॉपी करेगा, थर्ड वाला फिफ्थ का कॉपी करेगा। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं इसको एबी टाइप अरेंजमेंट। दिस इज कॉल्ड एबी टाइप अरेंजमेंट। नंबर 2, अगर हम यहां पे बात करें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, तो जब भी 3D में कोऑर्डिनेशन नंबर चेक करना है तो एक बीच वाले स्क्वायर को उठाना है। बहुत सारा लेयर है, उसमें बीच वाले लेयर को उठाएंगे, उसके अपने कांटेक्ट में देखेंगे कितना स्क्वायर है, उसके जस्ट ऊपर में कितना है और उसके जस्ट नीचे में कितना है, हमें पता चल जाएगा। तो जैसे मान लीजिए ये ब्लैक वाला जो लेयर ए दिख रहा है, ये वाले को उठाते हैं, तो ये जो ब्लैक वाला है, ये ब्लैक वाला का कांटेक्ट में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं 1 2 3 4 5 6 है। ये जो सबसे नीचे ब्लैक वाला है, ब्लैक वाला के कांटेक्ट में एक हेक्सागोन बन रहा है ना नीचे, तो 6 हो गया। अब ये जो ब्लैक वाला जो दिख रहा है उसके ऊपर में 3 ब्लू है, 1 2 3, ठीक है। तो और 3 ऐसा क्या होगा, नीचे होगा। तो अपने लेयर में, इसके अपने लेयर में 6, अपने ऊपर 3, अपने नीचे 3, तो लिख सकते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द स्फीयर इज इक्वल टू 12। अब ये 12 कैसे आया, लिख सकते हैं 6 ऑन इट्स ऑन लेयर, 3 above it और 3 below it। कोऑर्डिनेशन नंबर 12 कैसे आ रहा है, ब्लैक वाला स्क्वायर जो सबसे नीचे था उसके अपने कांटेक्ट में 6 है, उसके जस्ट ऊपर में 3 है और उसके जस्ट नीचे में 3 है। तो 6 प्लस 3 प्लस 3, सो कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू 12 हो जाएगा। अपने लेयर में 6 होगा, अपने ऊपर में 3 होगा और अपने नीचे में 3 होगा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 12 हो जाएगा। अब बात करते हैं, अभी हम बात किए कि जो स्क्वायर क्लोज पैकिंग वाला 2 डायमेंशन वाला लेयर था, उसके मदद से सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बनता था। यहां पे हेक्सागोनल यूनिट सेल बनेगा, तो थर्ड पॉइंट लिख सकते हैं हम लोग, हेक्सागोनल यूनिट सेल इज फॉर्म्ड। कैसे हेक्सागोनल यूनिट सेल बनेगा, जो सबसे नीचे ए लेयर था, एक बॉल को लेते हैं, एक बॉल को लेते हैं, है ना, ये वाला बॉल, तो इसके ये वाले बॉल के कांटेक्ट इधर कितना था, 1 2, यहां था 3, यहां था 4, फिर यहां था 5, यहां था 6, कुछ ऐसा था। कुछ स्ट्रक्चर हम लोगों को ऐसा मिल रहा था, सारा बॉल ये टच कर रहा है बट हम लोग इसको अलग अलग दिखा रहे हैं, ठीक है। ये लेयर ए है हमारा, दिस इज लेयर ए। नाउ अब अगर हम बात करें, ये हमारे पास लेयर ए है। अब अगर हम बात करें इसके ऊपर में, इसके ऊपर में बात करते हैं, तो इसके ऊपर में किस टाइप का लेयर बनता है, ब्लैक वाला। जैसे मान लीजिए एक ये ब्लैक वाला लेते हैं, तो ब्लैक वाला से नीचे सबसे लेयर ए में हेक्सागोन बना, और उसके ऊपर में क्या मिलता है हम लोगों को, ट्रायंगल मिलता है, कुछ ऐसा। ऐसा मिला, ये लेयर ए था और ये लेयर मेरा क्या है, बी है। अब अगर हम बात करें जस्ट इसके ऊपर में क्या मिलेगा, इसके ऊपर में हम लोग बात करें क्या मिलेगा, तो ऐसा ही लेयर हम लोगों को मिलेगा। ऐसा ही लेयर मिलेगा। देखिए, ठीक है, लेयर ए, दिस इज लेयर बी एंड दिस वन इज लेयर ए।
अब हम लोग इसको आपस में प्रोजेक्ट कर दें, इसको आपस में प्रोजेक्ट कर दें कुछ ऐसा, ये वाले को भी हम लोग प्रोजेक्ट कर दें, ये देखिए, ठीक है। फ्रंट वाले को फ्रंट के साथ कर देते हैं, ये देखिए। बैक वाला जो है उसको बैक वाले के साथ कर देते हैं, फिर फ्रंट वाला जो है उसको फ्रंट वाले के साथ कर देते हैं, और ये जो बैक वाला है उसको बैक वाले के साथ कर देते हैं। तो क्या मिल गया हमें? एक हेक्सागोन मिल गया। दिस इज हेक्सागोन। ये हेक्सागोन मिल गया हम लोगों को। ये हेक्सागोन हम लोगों को मिला। दिस इज कॉल्ड हेक्सागोनल यूनिट सेल। दिस इज कॉल्ड हेक्सागोनल। याद रखना है, ये एक हेक्सागोन है प्लेनर, इसके बाद एक ट्रायंगल, ये बीच में ये जो सॉलिड हेक्सागोन मिला सबको प्रोजेक्ट करने के बाद ऐसे मानना है, एक हेक्सागोन सबके कॉर्नर को आपस में मिलाने के बाद एक 3D हेक्सागोन मिला। उस 3D हेक्सागोन के बीच वाले पार्ट में, मिडिल वाले पार्ट में ये 3 बॉल रखा हुआ है बीच में, इंटरनल पार्ट में, जिसको हम लोग बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड, बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड, जिसका फुल्ली कंट्रीब्यूशन होता है। तो यहां पर भी ये फुल्ली कंट्रीब्यूट करेगा। तो हेक्सागोनल, दिस इज कॉल्ड हेक्सागोनल यूनिट सेल। ये यूनिट सेल हमारे पास बना। अब इस हेक्सागोनल यूनिट सेल में हम लोगों को चेक करना है कि कितने टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं, हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन हेक्सागोनल यूनिट सेल। इसमें हम लोगों को कैलकुलेट करना है टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितना होगा। तो अब इस हेक्सागोनल यूनिट सेल से हम नंबर ऑफ एटम्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो देखिए, नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने के लिए कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन, ये सारा कॉर्नर है, कितना कॉर्नर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। फेस सेंटर कितना है? ये हेक्सागोन नीचे वाले प्लेनर हेक्सागोन पे एक फेस सेंटर, यहाँ पे एक फेस सेंटर, 2 फेस सेंटर, और ये तीनों तो पहले बता चुके इंटरनल पार्ट में होता है, बॉडी में होता है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ एटम थोड़ा हम यहां से सीखते हैं। देखिए, ये वाला जो है इस पर कितना हेक्सागोन बनेगा, ये वाले कॉर्नर से कितना हेक्सागोन बनेगा, इस चीज को थोड़ा ध्यान देना है। तो यहां से देख सकते हैं ये वाला कॉर्नर से हमारे पास 3 हेक्सागोन बनेगा। कौन कौन बनेगा? देखिए, एक ये वाले पार्ट में बनेगा, ठीक है, 1, एक इधर वाले पार्ट में बनेगा 2, और एक यहां बनेगा 3 बनेगा, ठीक है। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि इसके ये वाले कॉर्नर से 1 इधर 1 2 और एक ये खुद बना, तो 3 बना। तो 3 बना इस प्लेन में, ये जो हेक्सागोनल प्लेनर दिख रहा है वो 3 बना अपने प्लेन में। ये जो 2D प्लेन दिख रहा है उसमें 1 2 3 बना। तो ऐसा ही 3 ऊपर में भी बनेगा। इसका मतलब टोटल यहां पे कितना बनेगा? 6 बनेगा। टोटल यहां पे कितना बनेगा? 6 बनेगा। तो इस एटम का कंट्रीब्यूशन इस पार्टिकुलर यूनिट सेल में कितना होगा? 1/6 होगा। कॉर्नर एटम इस टाइप का 6 सॉलिड हेक्सागोन से शेयर करता है, इसलिए इसका कंट्रीब्यूशन किसी पार्टिकुलर यूनिट सेल में कितना होगा? 1/6 होगा। तो टोटल नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करने वाले हैं 1/6 इसका, और ऐसे ऐसे इसमें टोटल कॉर्नर कितने हैं? इसमें 6 और इसमें 6, तो लिख सकते हैं 1/6 × 12 प्लस, और देखते हैं, आ जाते हैं फेस सेंटर पे। फेस सेंटर ये तो किसका कंट्रीब्यूशन हो गया? कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन, प्लस ये वाले कितने को कंट्रीब्यूट करेगा? एक ऊपर में हेक्सागोन बनेगा और एक इसमें चला जाएगा, एक इसके लिए और एक ऊपर वाले के लिए, मतलब हाफ हाफ पार्ट में बढ़ जाएगा। तो लिख सकते हैं 1/2 × 2, यहां पर भी ऐसा,
और यहां पर भी ऐसा ही होगा, हाफ इसमें और हाफ नीचे वाले में। तो ये क्या हो गया हमारा FC फेस सेंटर्ड के लिए, प्लस ये तीन जो दिख रहा है ये कहां है, BC बॉडी सेंटर्ड में, एकदम बीच में है, बॉडी में है, तो फुल्ली कंट्रीब्यूट करेगा, वो तो बाहर शेयर नहीं होगा। तो कॉर्नर वाला 6 यूनिट सेल से शेयर होता है, तो एक पार्टिकुलर में उसका 1/6 आएगा। 12 कॉर्नर होता है तो 1/6 × 12। फेस सेंटर्ड वाला 2 यूनिट सेल से शेयर होता है, तो किसी एक पार्टिकुलर यूनिट सेल में हाफ आएगा, तो हाफ × 2। और बॉडी सेंटर्ड वाला फुल्ली कंट्रीब्यूट करेगा तो 3। तो इसमें आ गया हमारे पास 2 + 1 + 3, तो टोटल नंबर ऑफ एटम इसमें कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो ये हेक्सागोनल यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितना होता है, 6 होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर हम लोगों को पता ही चल गया, यहां से भी चेक कर सकते हैं। ये वाला अगर पार्टिकल को हम कंसीडर करें तो इसके कांटेक्ट सब तो आपस में टच करता है, इसके कांटेक्ट में कौन कौन है, 1 2 3 4 5 6, इसी के कांटेक्ट में है 7 8 9, और ऐसा ही ऊपर भी आएगा, जैसा इसके कांटेक्ट में नीचे 3 आ रहा है वैसा ही 3 बॉल ऊपर में भी आएगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहां से बोल सकते हैं इस हेक्सागोनल यूनिट सेल का, ये तो हम पहले भी बता चुके, दोबारा रिपीट कर देते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 6। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स हो गया 6, और सॉरी कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 6 + 3 + 3, 6 ऑन लेयर, अपने लेयर में होगा, 3 अबव, और ये 3 बिलो। ठीक है, अपने लेयर में 1 2 3 4 5 6, इसके जस्ट ऊपर ऐसा ही 3, अबव इट 3 एंड बिलो इट 3। सो टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। सो इन हेक्सागोनल यूनिट सेल हम लोग इसके पहले यूनिट सेल पढ़े थे, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड। अब एक नया यूनिट सेल यहाँ पे हम लोग हमारे पास आ गया, हेक्सागोनल यूनिट सेल। इसको भी याद रखना है, इसमें टोटल नंबर ऑफ एटम 6 होते हैं और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है, जो हम लोगों को यहाँ से दिख रहा है। अब इसका पैकिंग एफिशिएंसी हम लोगों को कैलकुलेट करना है। कैसे पैकिंग एफिशिएंसी को हम लोग कैलकुलेट करेंगे, इस यूनिट सेल में पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट कैसे करेंगे, लिख सकते हैं हम लोग या कैलकुलेशन ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी, कैलकुलेशन ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी इन हेक्सागोनल यूनिट सेल। हेक्सागोनल यूनिट सेल में पैकिंग एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब यहां पे थोड़ा पॉइंट को समझना है। देखिए एक्चुअली में है क्या कि ये मेरे पास 3 बॉल्स है, ये मेरे पास 3 है, ठीक है, और जस्ट इसके ऊपर में ये एक है, यहां पे ये बड़ा थोड़ा समझना पड़ेगा इसको अच्छे से, तब समझ में आएगा ये बात। ये देखो हो क्या रहा है कि ये हम अगर उस स्ट्रक्चर से एनालाइज करें जो पहले 3D स्ट्रक्चर से देखेंगे, तो ये पूरा इस तीनों बॉल को, ये जो पार्टिकल्स है, स्फीयर जो है, ये पूरे 3 को टच करता है, ये जो है ये पूरे 3 को टच करता है। ये ऐसे एक्चुअली में 6 स्फीयर रखा हुआ है एक स्फीयर के सराउंडिंग में, उसके ऊपर में 3 रखा हुआ है और उसके ऊपर में 6 रखा हुआ है। मतलब ऊपर वाला 6 ये मिडिल वाला 3 को टच करेगा और ये मिडिल वाला 3 नीचे वाले 6 को टच करेगा। तो अगर हम लोग यहां से इसके सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस, यहां से एकदम बीच वाले सेंटर से डिस्टेंस, अगर ये निकाल लें और इसको अगर हम
2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पूरा हाइट निकल जाएगा हमारा, क्योंकि हम पैकिंग इफिशिएंसी तभी निकाल पाएंगे जब हमें हाइट ऑफ द यूनिट सेल हम लोगों को पता होगा, मतलब ये h पता होगा। क्योंकि वॉल्यूम का क्या होता है, बेस एरिया इनटू हाइट। बेस एरिया तो आसानी से निकल जाएगा क्योंकि ये सारा आपस में टच कर रहा है, तो ये इक्विलैटरल हो गया, इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं है हाइट को कैलकुलेट करना, हाइट को हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे समझते हैं यहां पे। तो इसके सेंटर से ये जो सेंटर दिख रहा है, इससे हम यहां पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ये लाइन ड्रॉ हमने किया, इसको हम कह रहे हैं x। समझना है अच्छे से। ये वाला, ये जो फेस सेंटर, टॉप वाला जो फेस सेंटर दिख रहा है वो वाला बॉल है, और ये 3 बॉडी वाला बीच में इंटरनल पार्ट वाला बॉल है, सब आपस में। ये वाला फेस सेंटर ये तीनों से टच कर रहा है, और ये तीनों इससे टच कर रहा है। अब इसको हम x कंसीडर कर रहे हैं। यहां से हम एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाएंगे। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल हमारे पास बना। ये हम लोगों को मालूम है कि ये वाला ट्रायंगल में ये वाला जो एंगल होगा, ये ट्रायंगल पहले फॉर्म करते हैं अच्छे से हम लोग। ये ट्रायंगल हमारे पास बना, ए बना, बी, सी। इसमें ये वाला एंगल तो 90 डिग्री है। लिख देते हैं हम यहां पे एन ट्रायंगल ABC, एंगल ACB ये मेरा 90 डिग्री है। और x क्या है, एकदम यहां से ये फेस सेंटर का, ये बॉडी सेंटर, ये तीनों बॉल का जो सेंटर होगा उसके बीच का ये हाइट है। बस ये हाइट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से यहां के बीच का हाइट निकल जाएगा, और हाइट निकल गया और ये बेस एरिया मालूम है, तो बेस एरिया इनटू हाइट वॉल्यूम आ जाएगा। फिर हम आसानी से काम कर लेंगे। अब थोड़ा देखिए यहां पे, इसको क्या करते हैं हम लोग, ऐसे मिला देते हैं, ये ऐसे मिला देते हैं। ये देखिए, ध्यान देना है, समझना है इसको। ये A B C ये D है, और ये जो एकदम ये तीनों बॉल का जो सेंटर दिख रहा है उसको हम O से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, O दिखा रहे हैं। हमें पता है कि ये रेडियस R है, ये भी R है, ये R, ये R, मतलब ये ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल है। BDE इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये पता चल गया। BDE ट्रायंगल, BDE इज इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्यों इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया? क्योंकि इसका जितना भी साइड है BD इक्वल टू D इक्वल टू B, वो सारा 2R इक्वल आ रहा है। अब क्या करते हैं, O से यहां एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, तो OF जो होगा वो BE पे परपेंडिकुलर होगा। OF जो होगा वो BE पे परपेंडिकुलर होगा। यहां देखिए, ये जो OB दिख रहा है, ये वाला O सेंटर में है, OB, इसको हम बोल रहे हैं L, इट इज कॉल्ड L, और ये एंगल हमारा 90 डिग्री है। फिर से यहां लिखते हैं एन ट्रायंगल OBF, O एकदम ये सेंटर वाला OBF, एंगल OFB कितना है, 90 डिग्री है। OFB कितना है, 90 डिग्री है। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल का हर एक एंगल 60 डिग्री होता है, तो ये वाला जो होगा ये कितना हो जाएगा, हाफ पार्ट में डिवाइड करेगा तो ये कितना हो गया, 30 डिग्री। तो लिख सकते हैं एंगल O सेंटर है, BF ये कितना होगा हमारा, 30 डिग्री हो गया। जब ये 30 डिग्री हो गया तो अब यहां से हम क्या, OBF 30 डिग्री है,
OFB 90 डिग्री है। ये वाला OB इसको हमने मान लिया L, ये वाला AO ये है हमारा X। अब हम बात करें, अगर हम इसमें देखें OBF जो है, ये O है सेंटर, ये कॉर्नर B, और ये OF यहाँ पे इस पे परपेंडिकुलर जो ड्रॉ किए थे, तो OFB ये 90 डिग्री है, तो 90 के सामने वाला ये OB हाइपोटेनियस हो गया। तो हम यहां से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, cos थीटा, हमें L निकालना है, मेरा टारगेट है L निकालना। तो थीटा के सामने वाला OF ये परपेंडिकुलर हो गया, ये वाला बेस हो गया, और ये वाला हाइपोटेनियस हो गया। तो cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनियस। तो ये क्या हो जाएगा, BF डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस क्या हो गया, OB। cos थीटा का वैल्यू कितना होता है, √3/2। तो √3/2 इक्वल टू BF ये कितना हो गया हमारा R, और OB ये कितना हो गया हमारा L। तो यहां से अगर हम L निकालें तो ये आएगा 2R/√3। ठीक है, तो L इक्वल टू आ गया हमारे पास 2R/√3, ये L का वैल्यू। फिर से समझते हैं इसको, cos 30 लगा रहे हैं यहाँ पे, तो sin 30 इसलिए नहीं लगा रहे हैं क्योंकि हमें ये लेंथ नहीं निकालना है, मेन हमें ये L लगाना है, क्योंकि ये वाला जो ट्रायंगल है AOB उसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। ठीक है, तो cos 30 इक्वल टू हो गया बेस बाय हाइपोटेनियस, तो हो गया R/L। तो यहां से L निकाल रहे हैं तो 2R/√3। अब अगर हम बात करें इन ट्रायंगल, देखिए AOB, ये ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि इन ट्रायंगल AOB एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, AOB ये एक हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, तो अगर हम बात करें ABC का बात कर रहे थे, लेकिन ABC तो राइट एंगल ट्रायंगल है ही, थोड़ा नीचे चले जाते हैं हम, तो AOB यहां पे लिखते हैं, ट्रायंगल AOB है ना, AOB ये वाला एंगल तो 90 डिग्री होगा, कंफर्म है, क्योंकि ये तो प्लेनर है और इसके ऊपर में आ रहा है ये, तो इसका मतलब 90 डिग्री होगा। वो ABC भी 90 डिग्री है, बट हमें नीचे निकालना है। तो ट्रायंगल AOB में एंगल AOB ये ऑलरेडी 90 डिग्री है, AOB ये ऑलरेडी 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री है, तो 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस हो गया, तो लिख सकते हैं ना हम क्या, AB² इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं OB² प्लस लिख सकते हैं OA²। इसके सामने AB² इक्वल टू OB² प्लस OA² आ गया हमारे पास। ठीक है, अब यहां पे देखिए जरा, अब इसको इरेज थोड़ा करते हैं। अब यहां से हम देखें तो AB² तो ये तो सारा टच कर रहा है ना, ये तो पूरा टच कर रहा है, मतलब AB को टच कर रहा होगा, तो ये वाला पूरा कितना हो गया 2R। तो लिख सकते हैं 2R² इज इक्वल टू OB², OB ये मेरा क्या है L² प्लस, ठीक है, L² लिख ही देते हैं, प्लस AO² मतलब कितना X², और यहां से ये क्या आ गया हमारा 4R² इक्वल टू L मालूम है 2R/√3 का स्क्वायर प्लस कितना हो गया ये X²। अब यहां से हम लोग कैलकुलेट करें X² इक्वल टू 4R² माइनस कितना हो जाएगा ये 4R² डिवाइडेड बाय 3, यहां से X² को निकाले तो कितना हो जाएगा 12R² माइनस 4R² हो जाएगा 8R² डिवाइडेड बाय 3। X² का वैल्यू आया,
अब x स्क्वायर का वैल्यू हमें पता चल गया, तो यहां से x इक्वल टू कितना होगा, तो x इक्वल टू होगा x स्क्वायर इक्वल टू 8r स्क्वायर बाई 3 ना, 12 में से 4 गया 8r स्क्वायर बाई 3, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा रूट अंडर 8r स्क्वायर बाई 3, और x इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 का रूट अंडर, तो इसको लिख सकते हैं 2 और पूरा रहने दो 2 रूट 3 डिवाइडेड बाई r, दिस इज द वैल्यू ऑफ x। देखिए ये थोड़ा डिफिकल्ट है, समझने में परेशानी हो सकता है, लेकिन इसको आप वीडियो को पॉज करके आसानी से जहां पे भी कोई दिक्कत होगा तो वहां पर आप समझ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में भी हमें पूछ सकते हैं कहां पे आपको समझ में नहीं आया। तो x का वैल्यू निकल गया, जब x का वैल्यू निकल गया, यहां से यहां का हाइट को हमने x माना था, तो अब जस्ट इसका डबलिंग कर दीजिए तो निकल जाएगा हाइट, तो लिख सकते हैं हाइट ऑफ द यूनिट सेल, हाइट ऑफ द यूनिट सेल कितना x 2x हो जाएगा इक्वल टू 2 इंटू 2 रूट अंडर 2 बाई 3, तो ये हो जाएगा 4r रूट अंडर 2 बाई 3। तो इस बात को डायरेक्टली हमें याद रखना है कि हाइट ऑफ द यूनिट सेल कितना होता है, इस चीज को याद रखना है। तो हम यहां से बोल सकते हैं हाइट ऑफ द हेक्सागोनल यूनिट सेल, हाइट ऑफ द हेक्सागोनल यूनिट सेल, ये कितना आ गया हमारा, ये आ गया 4r रूट अंडर 2 बाई 3। इसको स्टैंडर्ड रिजल्ट के तौर पे याद रखना है, हाइट ऑफ द यूनिट सेल इक्वल टू 4r रूट अंडर 2 बाई 3। अब देखिए यहां पे हम लोगों को निकालना है, ये बेस एरिया निकालना चाहते हैं, ये हेक्सागोन जो बना बेस एरिया, क्योंकि बेस एरिया को जैसे हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे हमें पता चल जाएगा टोटल वॉल्यूम कितना होगा, ये पता चल जाएगा। तो बेस एरिया, ये सारा बॉल आपस में टच कर रहा है, मतलब ये तो कंफर्म है इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा। तो ऐसा ऐसा कितना इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा 1 2 3 4 5 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा हमारे पास। अगर हम ये सबको आपस में मिला दें तो इसके कनेक्ट करने से हमें 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल मिल रहा है, 1 मिल रहा है, 2 3 4 5 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल मिल रहा है। तो लिख सकते हैं 6 इंटू रूट 3 बाई 4 ए स्क्वायर, पता होगा सब लोगों को एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल कितना होता है रूट 3 बाई 4 ए स्क्वायर इक्वल टू 6 इंटू रूट 3 बाई 4 इंटू ए, ये वाला जो साइड देख रहे हैं ये वाला लेंथ, ये कितना होगा, ये तो आपस में टच कर रहा है, तो ये a किसके इक्वल होगा 2r के स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं 2r स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 इंटू रूट 3 इंटू ये हो जाएगा 4r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, कैंसिल आउट हो गया, इक्वल टू 6 रूट 3 r स्क्वायर। हाइट ऑफ द हेक्सागोनल यूनिट से हमें पता चल गया 4r रूट अंडर 2 बाई 3 और बेस एरिया पता चल गया 6 रूट 3 r स्क्वायर। तो अब लिख सकते हैं ऑक्युपाइड वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, कितना यूनिट सेल ने वॉल्यूम ऑक्युपाइड किया। तो ऑक्युपाइड वॉल्यूम निकालने का तरीका क्या होगा, बेस एरिया इनटू क्या हो जाएगा हाइट, इसका बेस एरिया कितना है और इसका हाइट कितना है मल्टीप्लाई कर देंगे। हम लोगों को पता है हाइट अभी कैलकुलेट किए, हाइट कितना आ रहा था हमारा, यह आ रहा था 4r रूट अंडर 2 बाई 3, होल में रूट है, रूट अंडर 2 बाई 3 इंटू बेस एरिया मेरा कितना है 6 रूट 3 r स्क्वायर इक्वल टू ये रूट 3 से ये रूट 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो लिख सकते हैं 24, रूट 3 से रूट 3 कैंसिल आउट हो गया, तो अब क्या लिख सकते हैं इसको 6 इंटू 4 24
√2 ये हमारा ऑक्युपाइड वॉल्यूम आ गया है ना, पूरे यूनिट सेल का वॉल्यूम। ये बेस एरिया हम लोगों को पता है और उसका हाइट को मल्टीप्लाई किए तो ऑक्युपाइड वॉल्यूम हमारे पास आ गया। अब जब ऑक्युपाइड वॉल्यूम हमारे पास आ गया 24 √2 ये √3 कैंसिल आउट हो जाएगा 6 × 4 है ना। अब हम निकालते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी क्या होता है? पैकिंग एफिशिएंसी निकालने का तरीका, ऑक्युपाइड वॉल्यूम 24 ऑक्युपाइड वॉल्यूम नहीं बोलिए इसको, टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल बोलिए है ना, टोटल वॉल्यूम। तो पैकिंग एफिशिएंसी निकालने का तरीका, ऑक्युपाइड वॉल्यूम बाय टोटल वॉल्यूम और इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऑक्युपाइड वॉल्यूम बाय टोटल वॉल्यूम इनटू 100। ऑक्युपाइड वॉल्यूम ये एक्चुअली में टोटल वॉल्यूम निकला ना, ऑक्युपाइड वॉल्यूम तो उसके एटम से निकलेगा। तो ऑक्युपाइड वॉल्यूम कितने एटम ने ऑक्युपाई किया, तो इसमें एटम पहले ही निकाल चुके 6 है और हर एक एटम स्फेरिकल तो 4/3 πr³ बाय टोटल यूनिट सेल का वॉल्यूम का अगर बात करें तो 24 √2 into 100। ये कैपिटल R है, दिस इज कैपिटल R। तो ये कैंसिल आउट हो गया हमारा, ये 6 4 24 कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 74% आएगा। मतलब हेक्सागोनल यूनिट सेल में जो पैकिंग एफिशिएंसी होता है वो कितना होता है? 74% होता है। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि इसका वॉइड एफिशिएंसी कितना होगा? तो 26% होगा। तो याद रखना है हेक्सागोनल यूनिट सेल में जो पैकिंग एफिशिएंसी होगा वो 74% होगा और जो वॉइड एफिशिएंसी होगा वो 26% होगा। इस चीज को याद रखना है। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हेक्सागोनल यूनिट सेल का हाइट 4√2/3 होता है। इसको डायरेक्टली रिजल्ट के तौर पे याद रखना है। बेस एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल वॉल्यूम निकल जाएगा और टोटल वॉल्यूम डिनोमिनेटर में रहेगा, ऑक्युपाइड वॉल्यूम न्यूमरेटर में 100 से मल्टीप्लाई किए। ऑक्युपाइड वॉल्यूम कैसे आया? एटम्स की ऑक्युपाइड मतलब कितने एटम ने यहाँ पे ऑक्युपाई किया है इस यूनिट सेल में, कितने एटम ऑक्युपाई है? तो 6 है और हर एक का वॉल्यूम स्फेरिकल होने के कारण 4/3 πr³। टोटल वॉल्यूम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 24 √2 सॉल्व करेंगे 74%, वॉइड एफिशिएंसी 26%। तो हेक्सागोनल यूनिट सेल का पैकिंग एफिशिएंसी 74% होता है और वॉइड एफिशिएंसी 26% होता है। थैंक यू। रिमेनिंग आई विल डिस्कस इन नेक्स्ट lecture.